तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। दोस्तों अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम आप जो भी वोकैबलरी हमें करवाती है उन सभी का वीकली या फिर मंथली कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए डेली डिटेल पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है, लेकिन अगर आप हर महीने की पीडीएफ को प्रिंट करवा कर यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट के तौर पर हमें इतने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत भी है, खासकर तब जब उससे भी कम कीमत में आपको एक ऐसी बुक मिल जाए जिसका यूज़ मैं खुद भी आपको पढ़ाने के लिए करती हूँ। इसीलिए अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे 2026 या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वोकैबलरी की मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो ओसवाल बुक्स की जो वोकैबलरी बुक जो अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको ज़रूर एक बार चेकआउट करनी चाहिए। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबलरी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मीनिंग्स, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। साथ ही बुक को कैरी करना भी आसान है और बार बार रिवीजन करने के लिए ये पीडीएफ की तुलना में ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहती है। अगर आप अपनी वोकैबलरी को बेहतर बनाना चाहते हैं और रेगुलर रिवीजन के लिए एक रिलायबल रिसोर्स ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। खासकर एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये बुक काफ़ी यूजफुल है। वैसे सिर्फ वोकैबलरी ही नहीं बल्कि इनकी वेबसाइट पर मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और प्रीवियस ईयर पेपर्स अपडेटेड टिल 2025 जैसी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स भी अवेलेबल है जिन्हें आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बीच ओसवाल बुक्स का नाम वर्षों से यानी कि सालों से भरोसेमंद रहा है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम रिलेवेंट और अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है कि इनकी बुक्स की जो प्राइसिंग है वो भी मार्केट में अवेलेबल दूसरे कई बुक्स की तुलना में काफ़ी अफोर्डेबल यानी कि किफ़ायती है। दोस्तों अगर आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट परचेस करते हैं तो आपको सीधे 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप अमेजॉन से भी जो है वो इनकी बुक्स को परचेस कर सकते हैं और अगर आप दीपिका 10 ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट और भी मिल सकता है। बुक्स को परचेस करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब बिना देरी किए चलिए हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे पहले वर्ड को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एल्यूसिव। दोस्तों एल्यूसिव का मतलब होता है सांकेतिक, संकेतपूर्ण, यानी कि मतलब कि इशारों में बात करने वाला, तो उसे हम जो है वो एल्यूसिव कहेंगे। यानी कि एल्यूसिव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा जो मतलब कि किसी व्यक्ति, घटना, किताब, मूवी, हिस्ट्री या फिर किसी और चीज़ का सीधा नाम लिए बिना उसका संकेत या फिर इनडायरेक्ट रेफरेंस देता है। इसमें जो है वो बात को डायरेक्टली नहीं कहा जाता बल्कि इशारों या फिर हिंट्स के थ्रू जो है वो समझाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझिए, अगर कोई टीचर जो है वो किसी बहादुर स्टूडेंट से कहता है कि तुम तो बिल्कुल अर्जुन की तरफ फोकस्ड हो, तो ये महाभारत के कैरेक्टर अर्जुन का एल्यूसिव रेफरेंस है। वैसे अगर कोई किसी बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान को आइंस्टाइन कहकर रेफरेंस करे तो वो भी बहुत ही एल्यूसिव एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। जैसे कि और भी हमारे पास एग्जांपल है, मान लीजिए कि स्पीच में किसी हिस्टोरिकल इवेंट का इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, ये भी एल्यूसिव कहलाया जा सकता है। पोएम में जो है वो मिथोलॉजी का हिंट देना, ये भी एल्यूसिव होता है। या फिर मतलब कि किसी बहादुर इंसान को शेर कहकर रेफर करना, ये भी हम जो है वो इसे भी एल्यूसिव कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि एल्यूसिव का जो मतलब है वो सिर्फ इनडायरेक्ट नहीं होता है। इनडायरेक्ट का तो मतलब होता है कि कोई बात सीधे तरीके से ना कहना, लेकिन एल्यूसिव का मतलब होता है सीधा ना कहने के साथ साथ किसी फेमस पर्सन, इवेंट, बुक या फिर आइडिया का हिंट या फिर रेफरेंस देना। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि किसी ने कहा कि तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो ये तो इनडायरेक्ट एडवाइस हो गई कि तुम्हें जो है वो कोई व्यक्ति मेहनत करने के लिए कह रहा है। वो मतलब कि किसी भी चीज़ पर डिपेंड कर सकता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, ठीक है, किस फील्ड को लेकर आप वो आपको वो मेहनत करने के लिए यानी कि एडवाइस दे रहा है। तो ये होता है
इनडायरेक्ट एडवाइस देना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने कहा कि रिमेंबर हाउ अर्जुन स्टेड फोकस्ड ऑन हिज टारगेट, यानी कि ये अल्यूजिव स्टेटमेंट है क्योंकि ये महाभारत का इनडायरेक्ट रेफरेंस देता है। किसी फेमस चीज़ का, व्यक्ति का रेफरेंस यहाँ पर मिल रहा है आपको, उससे आपको जो है वो मतलब कि बताया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कि मतलब कि आपको ऐसा बताया जा रहा है कि ध्यान रखो कि अर्जुन जो है वो कैसे अपने टारगेट पर फोकस था, आपको भी उसी तरीके से क्या करना है, अपने टारगेट पर स्टिक करना है। इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है कि एक तरीके से इनडायरेक्ट रेफरेंस मिल रहा है किसी फेमस चीज़, बुक, पर्सन या फिर मतलब कि किसी भी चीज़ के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये होता है मतलब कि इनडायरेक्ट में और एल्यूसिव में डिफरेंस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, रेफरेंशियल, सजेस्टिव या फिर इनडायरेक्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रेफरेंशियल। इसका क्या मतलब होता है, किसी चीज़ या फिर व्यक्ति का रेफरेंस देने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, रेफरेंशियल हम उसे कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक रिसर्च पेपर प्रीवियस स्टडीज़ का रेफरेंशियल यूज़ करता है तो उसे हम रेफरेंशियल कह सकते हैं, ठीक है। रेफरेंशियल डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट दोनों रेफरेंसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा जो सिनोनिम है वो आता है सजेस्टिव। सजेस्टिव का क्या मतलब होता है, जो किसी बात का हिंट देता हो या फिर संकेत देता हो, उसे हम सजेस्टिव कहते हैं। किसी मूवी की जो एंडिंग है वो सजेस्टिव हो सकती है और ऑडियंस को जो है वो सोचने पर मजबूर कर सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि सजेस्टिव क्या करता है, जनरल हिंट्स को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है। और लास्ट हमारा सिनोनिम आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है, सीधे तरीके से ना कहना। इनडायरेक्ट जो है वो एक ब्रॉड वर्ड है, जबकि एल्यूसिव में किसी फेमस चीज़ का हिडन रेफरेंस या फिर हिंट आपको मिलता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि बॉस एम्प्लॉय को बिना नाम लिए जो है वो फीडबैक दे देता है, तो वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, कि उसने नाम नहीं लिया और फिर भी जो है वो आपको फीडबैक मिल गया। तो इस तरीके से हमने समझना है कि सिनोनिम्स में हमारे ये जो सारे वर्ड्स हैं वो किस तरीके से हम अलग अलग मीनिंग के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, डायरेक्ट, एक्सप्लिसिट या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डायरेक्ट, जहाँ पर हमने इनडायरेक्ट पढ़ा था, तो यहाँ पर हमारा अपोजिट वर्ड क्या है, डायरेक्ट है। यानी कि जो बात मतलब कि क्लियरली कही जाती है, जो सीधी होती है बात, उसमें जो है वो किसी चीज़ का रेफरेंस नहीं मिलता, जैसी वो बात है वैसे आपको बता दी जाती है, तो उसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को जो है वो सीधी उसकी गलती बता दी गई, ठीक है, ऐसे इनडायरेक्ट नहीं कहा गया कुछ भी नहीं, डायरेक्ट उसको उसकी गलती बता दी गई कि ये तुमने ऐसा किया है और ये गलत है, तो ये होता है डायरेक्ट बोलना, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर और बिना किसी कन्फ्यूजन के। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर जो है वो रूल को एक्सप्लेन करती है, तो वो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि भाई वो जो है वो बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल किसी कन्फ्यूजन के, आपको जो है वो सीधे तरीके से जो है वो कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही है। इस तरीके से आपको समझना है कि एक्सप्लिसिट यानी क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सिंपल, क्लियर और बिना घुमा फिरा कर बात करने वाला, जो सीधी सीधी बात होती है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन में हिडन मीनिंग नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई छुपा हुआ मतलब नहीं होता है। मैनेजर सीधा प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम बता देता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि ये सारे एंटोनिम्स भी आपको मतलब कि ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, The author's speech was allusive, filled with references to famous historical events. इस सेंटेंस का मतलब है कि ऑथर की स्पीच में बहुत से फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स के इनडायरेक्ट रेफरेंसेस और हिंट्स दिए गए थे। यहाँ पर एल्यूसिव का सिर्फ इनडायरेक्ट बोलने से मतलब नहीं है, बल्कि हिस्ट्री की मशहूर घटनाओं का इशारों में जिक्र करके अपनी बात को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने से भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एल्यूसिव यानी होता क्या है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फॉल्टर। दोस्तों फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, हिचकिचाना, डगमगाना या फिर कमज़ोर पड़ना। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉल्टर का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि फॉल्टर का मतलब होता है किसी का कॉन्फिडेंस, किसी की परफॉर्मेंस, स्पीच या फिर जो मूवमेंट है वो अचानक से कमज़ोर पड़ जाना, लड़खड़ा जाना या फिर स्मूथली जो है वो कंटिन्यू ना हो पाना, ठीक है। ये फिजिकल सेंस में और फिगरेटिव सेंस में दोनों भी तरीके से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर हम
चलने के सेंस में, बोलने के सेंस में, कॉन्फिडेंस के सेंस में, या फिर हमारे जो एफर्ट्स होते हैं, बिजनेस होता है, करियर होता है, या फिर जो परफॉर्मेंस होता है, उन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि स्टेज पर स्पीच देते वक्त नर्वस होकर जो है वो बीच बीच में रुकने लगता है, या फिर उसकी जो है वो आवाज़ थोड़ी फंबल करने लगती है, लड़खड़ा जाती है, तो तब हम कहेंगे कि उसकी जो वॉइस है वो फॉल्टर हो गई, ठीक है, यानी कि उसकी वॉइस क्या हो गई, तो कमज़ोर पड़ गई। वैसे ही अगर एक रनर रेस के एंड में थक कर अपनी स्पीड खो देता है, ठीक है, इधर उधर वो जो है वो मतलब कि थोड़ा सा भागने लगता है, या फिर उसकी स्पीड जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाती, तब भी हम कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो फॉल्टर हो चुकी है, यानी कि वो लड़खड़ाने लगा है, ठीक है। तो स्टेज पर स्पीच देते वक्त हिचकिचाना, थकान की वजह से रेस में स्पीड कम हो जाना, प्रेशर में कॉन्फिडेंस टूटने लगना, चलते वक्त अचानक जो है वो मतलब कि थोड़ा सा लड़खड़ा जाना, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे किस चीज़ के हैं, तो फॉल्टर के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि फॉल्टर का मतलब जो है वो स्टॉप नहीं होता। स्टॉप का तो मतलब होता है पूरी तरीके से रुक जाना, कि आप जो है वो उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई हलचल ही नहीं है, आप पूरी तरीके से एक जगह पर रुक ही गए हो, ठीक है। लेकिन फॉल्टर का मतलब होता है कुछ देर के लिए लड़खड़ा जाना, हिचकिचा जाना, वीक पड़ जाना, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि पूरी तरीके से आप रुक ही जाओ। थोड़ी बहुत तो एक्टिविटी आपकी चल ही रही है, ठीक है, इस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे अगर आप स्पीच दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फॉल्टर कर रहे हो तो पूरी तरीके से जो है वो आपने बोलना बंद ही कर दिया है। हो सकता है कि आप अटक अटक कर बोल रहे हो, जैसे कि हमने रनर वाला एग्जाम्पल देखा है, तो हो सकता है कि वो एक जगह पर रुका ना हो, बल्कि थोड़ा थोड़ा तो भाग रहा हो। तो ये होता है स्टॉप और फॉल्टर में डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि स्टॉप और फॉल्टर में डिफरेंस क्या होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, हेजिटेट, स्टम्बल या फिर वेवर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है किसी काम को करने से पहले कुछ देर के लिए हिचकिचाना या फिर अनश्योर होना, ठीक है। हेजिटेट डिसीजन लेने में डिले को दिखाता है, यानी कि जब आप जो है वो किसी भी तरीके के फैसले को लेने में जो है वो देरी करते हो, तो उसे हम जो है वो हेजिटेट करना कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इंटरव्यू में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अक्सर जो है वो मतलब कि सुनकर कैंडिडेट कुछ सेकंड के लिए हेजिटेट कर सकता है, यानी कि हिचकिचा सकता है जवाब देने के लिए, क्योंकि उसे सोचने में टाइम लगता है कि मैं इस चीज़ का जवाब क्या दूं, ठीक है। या फिर वो अनश्योर नहीं होता कि क्या मैं ऐसा जवाब दे भी सकता हूं, क्या ये सही होगा, या फिर लोग मुझ पर हंसेंगे, क्या मेरा जवाब सही है, ये इस तरीके से, ठीक है, हेजिटेट ये होता है। दूसरा हमारा वर्ड है स्टम्बल। स्टम्बल का क्या मतलब होता है, चलते वक्त पैर फिसलना या फिर लड़खड़ा जाना। स्टम्बल मेनली जो फिजिकल मूवमेंट होती है हमारी चलने की, उसके लिए हम जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जो है वो आपका थोड़ा सा पैर फिसल जाता है, और तो भी आप जो है वो मतलब कि ग्रिल वगैरह को पकड़ के जो है वो थोड़ा मैनेज कर लेते हो, गिरते नहीं हो पूरी तरीके से, लेकिन एक तरीके से जो है वो मतलब कि लड़खड़ा जाते हो, गिरने वाली स्थिति में तो आ ही जाते हो, तो उसे हम जो है वो स्टम्बल होना कह सकते हैं, ठीक है। और अगला हमारा वर्ड है वेवर। वेवर का क्या मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस, डिसीजन या फिर सपोर्ट का अनस्टेबल हो जाना, उसे हम जो है वो वेवर कहते हैं। वेवर बेसिकली अनसर्टिनिटी को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि करियर चूज़ करते वक्त किसी का डिसीजन वेवर कर सकता है, कि किसी का डिसीजन जो है वो मतलब कि अनस्टेबल हो सकता है, वो चुन नहीं सकता कि भाई मैं क्या लूँ, मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यानी कि वो मतलब कि एक तरीके से अपने डिसीजन पर कायम नहीं है, फिक्स नहीं है, उसे पता नहीं है एक तरीके से, तो उसे हम जो है वो वेवर कह सकते हैं। अब दोस्तों सिनोनिम्स हमारे हो चुके हैं, अब एंटोनिम्स की बारी आती है। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, परसिस्ट, कंटिन्यू या फिर स्टडी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है परसिस्ट। इसका मतलब होता है मुश्किलों के बाद भी लगातार कंटिन्यू रहना, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ कंटिन्यू करना, यानी कि परसिस्ट में बेसिकली इंसान जो है वो या तो वीक नहीं पड़ता है या फिर रुकता नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैराथन में थकान के बाद भी अगर दौड़ते रहते हो आप, तो उसे हम परसिस्ट करना कहेंगे कि भाई बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, बहुत सारी जो है वो थकान भी थी आपको, फिर भी लगातार इतनी ज़्यादा मुश्किलें और स्ट्रगल्स के बाद में भी आपने जो है वो चीज़ कंटिन्यू रखी, ये होता है परसिस्ट करना। कंटिन्यू का क्या मतलब है, कंटिन्यू तो हमारा दूसरा वर्ड है। तो कंटिन्यू का मतलब होता है बिना इंटरप्शन के आगे बढ़ते रहना। कंटिन्यू में जो है वो स्मूथ प्रोग्रेस को मतलब कि दिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सिंगर बिना किसी मिस्टेक के अगर गाना जो है वो गा रहा है, तो वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, यानी कि निरंतर गा रहा है, इस तरीके से। स्टेडी हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि स्टेबल और बिना लड़खड़ाए रहना। स्टेडी में जो है वो कॉन्फिडेंस और जो मूवमेंट है हमारी वो बिल्कुल स्थिर होती है, स्टेबल होती है, एक जगह पर टिक कर चलती है, इधर उधर जो है वो मतलब कि डगमगाती नहीं है या फिर लड़खड़ाती नहीं है, इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि एक्सपीरियंस सर्जन जो है वो ऑपरेशन के दौरान जो है वो अपने हाथों को स्टेडी रखता है, घबरा
घबराता नहीं है, वो ऐसे उधर उधर हाथ नहीं चलते उसके, बिल्कुल सही चलेंगे, क्योंकि उसके जो है वो मतलब उसे एक्सपीरियंस है इस तरीके से, ठीक है, इसलिए उसके जो हाथ है वो एकदम स्टीडी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये सारे हमारे एंटोनिम्स कौन कौन से हमने वर्ड्स जो है वो इसमें पढ़े थे, ठीक है। अब एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, डिस्पाइट द प्रेशर शी डिड नॉट फॉल्टर एंड कंप्लीटेड हर स्पीच कॉन्फिडेंटली। इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत प्रेशर होने के बावजूद उसने ना तो हिचकिचाहट दिखाई और ना ही उसका कॉन्फिडेंस कमज़ोर पड़ा, यानी कि उसने अपनी स्पीच पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट की। तो यहाँ पर फॉल्टर का मतलब नर्वस होकर लड़खड़ा जाना, हिचकिचाना या फिर कॉन्फिडेंस खो देना है। सेंटेंस ये बताता है कि उसने प्रेशर के बाद भी ऐसा नहीं होने दिया। तो इस तरीके से हमें समझना है कि फॉल्टर यानी होता क्या है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मंडेन। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साधारण, नीरस। नीरस यानी कि जिसमें कोई रस नहीं होता, रस नहीं होता यानी कि जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जो बहुत ही सीधी साधारण सी चीज़ होती है, रोज़मर्रा की होती है, या फिर जो सामान्य चीज़ होती है, उसके लिए हम चाहे वो मंडेन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मंडेन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ही ऑर्डिनरी, रूटीन या फिर रोज़ रोज़ होने वाली हो और जिसमें कोई एक्साइटमेंट या फिर नॉवेल्टी ना हो। नॉवेल्टी ना हो यानी कि नयापन ना हो। ये वर्ड जो है वो उन कामों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए या फिर सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है जो इतनी कॉमन हो चुकी है कि वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है या फिर अनइंटरेस्टिंग लगती है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई मतलब कि एम्प्लॉय है और वो रोज़ वही सेम ऑफिस वर्क करता है, हर दिन उसका सेम ही रूटीन है, एक जैसा ही है, तो वो मंडेन वर्क कहला सकते हैं, ठीक है, उसे कहा जा सकता है। वैसे मान लीजिए कि रोज़ बर्तन धोना, कपड़े फोल्ड करना, फाइल्स अरेंज करना, तो ये जो घर के काम है ये भी जो है वो मंडेन टास्क हो सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ ऑर्डिनरी है, रोज़ का हमारा रूटीन है, या फिर जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं बचती जिस काम में, तो उसे हम जो है वो मंडेन कह सकते हैं। जैसे कि रोज़ वही सुबह ऑफिस जाना, रोज़ घर के सारे मतलब कि घर के काम काज करना, हर एक दिन मतलब कि एक ही टाइप का डेटा एंट्री का काम करना, सेम डेली रूटीन जो है वो फॉलो करना। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे किस चीज़ के हैं? मंडेन के ही एग्जांपल है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मंडेन का जो मतलब है वो सिर्फ ऑर्डिनरी नहीं होता है। ऑर्डिनरी का तो मतलब होता है साधारण या फिर नॉर्मल, लेकिन मंडेन का ऐसा मतलब होता है ऐसा ऑर्डिनरी जो इतना रूटीन हो कि बोरिंग या फिर अनइंटरेस्टिंग लगे। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सी वाइट नोटबुक है, ये ऑर्डिनरी चीज़ है, इसे हम जो है वो साधारण कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि रोज़ का मतलब कि रोज़ हर दिन वही बोरिंग पेपर वर्क करना, तो ये किस तरीके का ऑर्डिनरी काम है कि जिसमें आपको जो है वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो आपको बोरिंग लग रहा है। क्या आपको वाइट बुक को देखकर बोरिंग लगता है कि यार ये वाइट बुक कैसी है, क्यों है? इस तरीके से नहीं हम फील करते, ठीक है। हम उसे ऑर्डिनरी सिंपल बोल सकते हैं कि भाई इस पर कोई डिज़ाइन विज़ाइन नहीं है, कुछ ऐसी बातें नहीं है, ठीक है, जो हमें मतलब कि कुछ एक्साइट करे, तो ठीक है, ये ऑर्डिनरी बुक है। लेकिन अगर काम के सेंस में कोई चीज़ ऑर्डिनरी है, जिसमें हम थक रहे हैं, जिसमें हमें जो है वो बिल्कुल एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही, इंटरेस्ट हमें नहीं आ रहा, तो ये होता है मंडेन और ऑर्डिनरी के बीच का डिफरेंस, जो आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, रूटीन, ऑर्डिनरी या फिर मोनोटोनस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रूटीन। रूटीन का मतलब होता है जो रेगुलरली या फिर मतलब कि हर रोज़ किया जाता हो, तो उसे हम जो है वो मतलब कि रूटीन कह सकते हैं। रूटीन सिर्फ रेगुलर होने को दिखाता है, ठीक है। जैसे कि रोज़ सुबह वॉक पर जाना एक रूटीन हो सकता है, ठीक है। रोज़ सुबह आप जो है वो चाय पीते हो, पढ़ाई करते हो, आपका रूटीन है, इस तरीके से। दूसरा हमारा वर्ड है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब तो हमने अभी अभी समझा था कि कोई चीज़ नॉर्मल होना, कॉमन होना, उसे हम जो है वो मतलब कि ऑर्डिनरी कह सकते हैं। जैसे कि एक ऑर्डिनरी पेन क्या है? नॉर्मल स्टेशनरी आइटम है, इस तरीके से। और तीसरा है मोनोटोनस। मोनोटोनस का क्या मतलब होता है? जो चीज़ बार बार मतलब कि रिपीट होती है, एक ही एक चीज़ जो है वो बार बार रिपीट होने की वजह से जब हमें वो बोरिंग लगने लगती है तो वो मोनोटोनस हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जो है वो एक ही तरीके का सब्जेक्ट जो है वो बार बार पढ़ रहे हो, एक ही चीज़ बार बार पढ़ रहे हो, या फिर एक ही मूवी जो है वो आप बार बार देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? आपके लिए मोनोटोनस हो जाएगा कि वो चीज़ इतनी बार हो रही है कि आप जो है वो मतलब कि उसे देख देख कर थक चुके हो, आपको अब जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो ये होती है किसी चीज़ को मतलब कि किसी चीज़ का मोनोटोनस होना। मोनोटोनस में बेसिकली रिपीटेशन पर फोकस होता है। जब कोई चीज़ रिपीट होकर वापस आपके सामने आती है और तब आप बोर हो जाते हो, तो उसे हम कहेंगे मोनोटोनस, ओके। सिनोनिम्स हमारे हो चुके हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, एक्साइटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर रिमार्केबल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्साइटिंग। इसका मतलब होता है जो एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म पैदा करता है हमारे अंदर, ठीक है। एक्साइटिंग, इंटरेस्ट और थ्रिलिंग होता है बेसिकली। जैसे कि मान लीजिए कि एडवेंचर पार्क की ट्रिप जो है वो एक्साइटिंग हो सकती है, तो ये चीज़ क्या है? इसे हम एक्साइटिंग कहेंगे।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या मतलब होता है? बहुत ही अनयूजुअल या फिर बहुत ही एक्सेप्शनल, यानी कि कॉमन से अलग और रिमार्केबल होना। जैसे कि ओलंपिक मेडल जीतना जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कही जा सकती है, उसे कहा जा सकता है। तो ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना किसी चीज़ का, ठीक है। और अगला हमारा वर्ड आता है रिमार्केबल। रिमार्केबल का क्या मतलब होता है? जो अपनी खासियत की वजह से याद रह जाए या फिर हमें इम्प्रेस करे, तो उसे हम रिमार्केबल कहते हैं। जैसे कि एक साइंटिस्ट की नई डिस्कवरी रिमार्केबल हो सकती है कि उसकी खासियत की वजह से वो हमें याद रह गई या फिर हमें इम्प्रेस कर गई। तो इस तरीके से हम जो है वो रिमार्केबल इस वर्ड को भी ध्यान रख पाएंगे। हमारे सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही वॉज टायर्ड ऑफ द मंडेन रूटीन एंड वॉन्टेड अ मोर एडवेंचरस लाइफ। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो अपनी रोज़ रोज़ की बोरिंग और रूटीन वाली लाइफ से जो है वो थक गया था और अब एक ज़्यादा एक्साइटिंग और एडवेंचरस ज़िंदगी जीना चाहता था। तो यहाँ पर मंडेन का मतलब सिर्फ नॉर्मल रूटीन से नहीं है, बल्कि ऐसा रूटीन, ऐसा रोज़मर्रा का रूटीन जो इतना रेपिटेटिव और इतना बोरिंग हो गया हो कि उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं बची हो, उसमें मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील होता हो। तो इस तरीके से हमने समझा है कि मंडेन यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कर्टेल। दोस्तों कर्टेल का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को घटाना, सीमित करना, छोटा करना, काटना। उससे हम क्या कहेंगे? कर्टेल करना हम उसे कहेंगे। यानी कि कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी, किसी चीज़ का ड्यूरेशन, साइज या फिर एक्टिविटी को जानबूझकर कम कर देना या फिर लिमिट कर देना। इसका मतलब किसी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करना नहीं होता है, बल्कि उसे पहले से कम कर देना या फिर उसे पहले से सीमित कर देना होता है, ठीक है। ये जो वर्ड है वो अक्सर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, स्पेंडिंग, प्रोडक्शन, राइट्स, ट्रैवल, वर्किंग आवर्स या फिर जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होती है उनके कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, जब वो चीज़ें घटाई जाती है, कम कर दी जाती है या फिर उनको जो है वो मतलब कि सीमित कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करने का डिसीजन लेती है, तो वो अपने एक्सपेंसेस को क्या कर रही है? कर्टेल कर रही है, घटा रही है, कम कर रही है। वैसे अगर गवर्नमेंट पानी की कमी की वजह से वाटर यूसेज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, तो वो क्या कर रही है? वाटर कंजप्शन को कर्टेल कर रही है। तो यानी कि मतलब कि कंपनी का अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करना, गवर्नमेंट का वाटर यूसेज को लिमिट करना, पेरेंट्स का बच्चों को स्क्रीन टाइम करना, मतलब कि स्क्रीन टाइम कम करना पेरेंट्स का बच्चों का, और बजट की वजह से प्रोजेक्ट का साइज छोटा कर देना। तो ये सारे एग्जांपल्स किस चीज़ के हैं? कर्टेल करने के ही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि कर्टेल का मतलब सिर्फ रिड्यूस नहीं होता है। दोस्तों फ़र्क समझना है कि रिड्यूस और कर्टेल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। रिड्यूस का तो मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को जानबूझकर लिमिट या फिर शॉर्ट करना, अक्सर स्पेसिफिक रीज़न या फिर पॉलिसी की वजह से। जैसे कि मान लीजिए कि थोड़ा आपने जो है वो आज खाना जो है वो कम खाया है, तो ये होता है कि आपने कोई चीज़ रिड्यूस की है। लेकिन मान लीजिए कि डॉक्टर की एडवाइस पर जो है वो शुगर इंटेक को आपने जो है वो लिमिट कर दिया है, ठीक है। तो ये मतलब कि आपने क्या किया है? किसी चीज़ में कटौती की है, तो ये होता है कर्टेल करना, ठीक है। रिड्यूस और कर्टेल में डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, रिड्यूस, लिमिट या फिर कट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। रिड्यूस क्या है? तो एक जनरल वर्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि वेट लॉस के लिए जो है वो कैलोरीज रिड्यूस करना हेल्पफुल है, तो ये क्या होता है? रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम करना बेसिकली। लिमिट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के मैक्सिमम अमाउंट या फिर एक्सटेंट को जो है वो कंट्रोल करना, सीमित करना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। लिमिट बाउंड्री सेट करने पर फोकस करता है। जैसे कि मान लीजिए कि पेरेंट जो है वो डेली गेमिंग टाइम जो है वो लिमिट कर देते हैं आपके लिए, कि आप जो है वो सिर्फ इतने देर तक जो है वो मतलब कि गेम खेल सकते हो। तो आपके गेमिंग टाइम को क्या कर दिया गया है? लिमिट कर दिया गया है, यानी कि सीमित कर दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक, बस इतना ही देर आपको खेलना है। इस तरीके से ये होता है किसी चीज़ को लिमिट कर देना, बाउंड्री बना देना, ठीक है। कट हमारा तीसरा वर्ड है। कट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, छोटा करना, काट देना बेसिकली। उसे हम क्या कहेंगे? कट करना हम उसे कहेंगे, ठीक है। जैसे कि फैमिली जो है वो मंथली शॉपिंग बजट को कट कर सकती है कि भाई इस बार बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि शॉपिंग में हमें जो है वो कटौती करनी पड़ेगी। तो ये हो गया कट करना। हमारे सारे सिनोनिम्स हो चुके हैं। अब बारी आती है एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, इंक्रीज, एक्सपैंड या फिर एक्सटेंड।
जहाँ पर हमने जो है वो सिनोनिम्स में किसी चीज़ को कम करने को पढ़ा था, तो अपोजिट में हम क्या पढ़ेंगे, बढ़ाने को पढ़ेंगे, यानी कि कोई चीज़ बढ़ रही है, किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। इंक्रीज़ का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, जब डिमांड बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो ये क्या हो गया, किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना हो गया। ठीक है। अगला हमारा वर्ड है एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा या फिर वाइड करना। ठीक है। जैसे कि बिजनेस जो है वो नए सिटीज़ में ब्रांचेस क्या करता है, एक्सपैंड करता है, अलग अलग ब्रांचेस खोल देता है। तो वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, फैला रहा है उस चीज़ को, बड़ा कर रहा है, वाइड कर रहा है। इस तरीके से ये होता है एक्सपैंड का मतलब। और तीसरा हमारा वर्ड आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ की ड्यूरेशन या फिर साइज़ को बढ़ाना। ठीक है। जैसे कि स्कूल हॉलीडेज़ को एक्सटेंड किया जा सकता है कि भाई उनका जो टाइम था वो आपने बढ़ा दिया। ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो एक्सटेंड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ को लंबा या फिर ज़्यादा करता है जो चीज़, मतलब कि, तो उसे हम एक्सटेंड कह सकते हैं। हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर दोस्तों बात की जाए हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कंपनी डिसाइडेड टू कर्टेल अननेसेसरी एक्सपेंसेस टू इम्प्रूव इट्स प्रॉफिट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अननेसेसरी, यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे खर्चों को जानबूझकर कम करना या फिर लिमिट करने का डिसीजन लिया। तो यहाँ पर कर्टेल का मतलब सिर्फ खर्चों को कम करने से नहीं है, बल्कि प्लानिंग के साथ उन्हें जो है वो कंट्रोल और सीमित करने से है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिलीजेंट। दोस्तों डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, लगनशील, कर्तव्यनिष्ठ। यानी कि डिलीजेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपना काम बहुत ही मेहनत, ध्यान और लगन के साथ करता हो। ऐसा इंसान अपनी जो जिम्मेदारी है उसको सीरियसली लेता है और काम को अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है। ये वर्ड हम जो है वो अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए, रिसर्चर्स के लिए, डॉक्टर्स, एथलीट्स या फिर किसी भी हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो कंसिस्टेंटली मतलब कि किसी काम में एफर्ट लगाता है और शॉर्टकट्स लेने के बजाय डेडिकेशन के साथ कोई काम करता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो रोज़ टाइम पर पढ़ाई करता है, होमवर्क कंप्लीट करता है, एग्जाम्स की रेगुलर प्रिपरेशन करता है, तो वो कैसा स्टूडेंट है, वो डिलीजेंट स्टूडेंट है, बहुत ही मेहनती, बहुत ही परिश्रमी स्टूडेंट है। वैसे ही अगर एक कर्मचारी यानी कि एक एम्प्लॉय हर टास्क को केयरफुली और डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर देता है, ठीक है, बिना कोई डिले किए या फिर बिना कोई शॉर्टकट अपनाए या फिर काम में किसी भी तरीके की ढील दिए, तो ये भी एक तरीके से डिलीजेंट एम्प्लॉय से भी हम जो है वो कह सकते हैं। यानी कि रोज़ डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना, ऑफिस का हर काम ध्यान से कंप्लीट करना, रिसर्च प्रोजेक्ट पर जो है वो लगातार मेहनत करना, प्रैक्टिस को जो है वो कभी स्किप ना करना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं, डिलीजेंट होने के ही एग्जाम्पल्स है। ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि डिलीजेंट होने का मतलब सिर्फ हार्ड वर्किंग होना नहीं होता। हार्ड वर्किंग का तो मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती होने के साथ साथ ध्यान, कंसिस्टेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने वाला। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वर्कर जो है वो बहुत ही देर तक काम करता रहा, तो ये होता है हार्ड वर्किंग होना कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा देर तक वो काम कर रहा था। लेकिन एक वर्कर हर टास्क को ध्यान से बिना किसी गलती के टाइम पर कंप्लीट करता है, यानी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है कि मुझे इस टाइम पर ये काम कंप्लीट भी करना है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी है, एक मतलब कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, ध्यान लगाकर काम करता है। तो ये होता है डिलीजेंट होना, मेहनती होना। ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट में डिफरेंस क्या है। डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग है, यानी कि कुछ हद तक तो है, लेकिन और भी चीज़ें उसमें ऐड होती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, हार्ड वर्किंग, कंसेंशियस या फिर इंडस्ट्रियस। यानी कि हमारे पास ये सिनोनिम्स है। सबसे पहले हम समझेंगे हार्ड वर्किंग। दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा था कि हार्ड वर्किंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। जैसे कि एक जो है वो मतलब कि लेबर, जो मजदूर होता है, वो पूरा दिन मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, तो ये भी जो है वो हार्ड वर्किंग हो सकता है। ठीक है। कंसेंशियस का क्या मतलब होता है? कंसेंशियस का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और ध्यान से निभाने वाला। जैसे कि मान लीजिए कि एक नर्स है जो कि हर पेशेंट की बहुत ही मतलब कि जिम्मेदारी से ध्यान रखती है, केयर करती है, तो वो क्या कर रही है, अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, पूरा कर रही है, इसलिए वो कैसी है, कंसेंशियस है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। और तीसरा हमारा वर्ड आता है इंडस्ट्रियस। इसका क्या मतलब होता है, बहुत ही मेहनती, प्रोडक्टिव होना बेसिकली। जैसे कि इंडस्ट्रियस में जो है वो प्रोडक्टिविटी और कांस्टेंट हार्डवर्क जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि एक फैक्ट्री जो है, एक फैक्ट्री वर्कर रोज़ बहुत सारा काम कंप्लीट करता है, इसलिए वो कैसा कहलाएगा, उसे जो है वो हम इंडस्ट्रियस कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आएंगे, लेजी, नेग्लिजेंट या फिर केयरलेस।
सबसे पहला हमारा वर्ड आता है लेजी। लेजी का क्या मतलब होता है? काम करने से बचने वाला, या फिर जो आलसी होता है उसे हम लेजी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि होमवर्क को जो है वो बार बार पोस्टपोन करना लेजी बिहेवियर होता है। जैसे कि अगर आप कहते हो कि आज नहीं यार, कल से होमवर्क करूंगा, या फिर कल से पढ़ाई करूंगा, कल कर लूंगा, तो ये क्या है? आपके आलसी होने को दिखाता है, ठीक है। इसे हम कहेंगे लेजी होना। अगला वर्ड है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का क्या मतलब होता है? लापरवाह या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान ना देने वाला, ठीक है। नेग्लिजेंट में केयर और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो जिम्मेदारी है, उसकी कमी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि सेफ्टी रूल्स को फॉलो ना करना, तो ये कैसा बिहेवियर है? नेग्लिजेंट बिहेवियर है कि आप जो है वो बहुत ही लापरवाही बरत रहे हो, अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे। और तीसरा हमारा आता है केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है बिना ध्यान दिए या फिर लापरवाही से काम करना। केयरलेस कैसे बनता है? मिस्टेक्स की वजह से बनता है कोई आदमी केयरलेस। जैसे कि मान लीजिए कि जल्दी जल्दी एग्जाम पेपर जो है वो भरकर बहुत सारी मिस्टेक्स कर देना, ये केयरलेस होता है कि आपने जो है वो बस आपको पेपर भरने से मतलब था, चाहे वो मिस्टेकफुल हो, कैसा भी हो। तो ये होता है केयरलेस होना, किसी चीज़ को मतलब कि इतना ज़्यादा यानी कि अच्छे से ध्यान ना देना, महत्व ना देना, उसकी केयर ना करना, उसे हम कहेंगे केयरलेस होना। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द डिलिजेंट स्टूडेंट कंप्लीटेड ऑल हिज असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड स्कोर्ड एक्सीलेंट मार्क्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि मेहनती और लगन से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ने अपने सारे असाइनमेंट्स टाइम पर कंप्लीट किए और एक्सीलेंट मार्क्स स्कोर किए। तो यहाँ पर डिलीजेंट का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं है, बल्कि हर काम को ध्यान से, जिम्मेदारी के साथ और कंसिस्टेंटली अच्छे तरीके से करने से है, ठीक है। इस तरीके से हमने समझा है कि हमारा ये जो वर्ड है डिलीजेंट, इसका मतलब क्या होता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का क्या मतलब होता है? जो चीज़ अनावश्यक होती है, अतिरिक्त होती है यानी कि ज़्यादा होती है, असंबंधित होती है यानी कि किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं होती, या फिर जो फालतू होती है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सट्रेनियस हम उसे कहेंगे। यानी कि एक्सट्रेनियस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किसी सिचुएशन, किसी डिस्कशन, डॉक्यूमेंट या फिर किसी काम से संबंधित ना हो और जिसका जो है वो वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती जिस चीज़ की। ये जो वर्ड है वो उन चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा है, जो मतलब कि किसी चीज़ से संबंधित नहीं है, या फिर मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा है, तो सिर्फ कन्फ्यूजन या फिर डिस्ट्रैक्शन जो चीज़ बढ़ाती है उसे हम एक्सट्रेनियस कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट साइंस के आंसर में हिस्ट्री की बातें लिखने लगे तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रेनियस है, क्योंकि उसका क्वेश्चन से कोई रिलेशन ही नहीं है। साइंस में साइंस की बातें लिखो, हिस्ट्री में हिस्ट्री की बातें लिखो, दोनों को एक दूसरे में जो है वो मतलब कि मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के लिए क्या है? एक्सट्रेनियस है, यानी कि असंबंधित है, इनका कोई रिलेशन नहीं है। वैसे अगर किसी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी अननेसेसरी स्लाइड्स ऐड कर दी जाए जो टॉपिक से रिलेटेड ही ना हो, ठीक है, तो वो क्या चीज़ होगी? वो भी एक्सट्रेनियस मटेरियल कहलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे में जो है वो बाहर से मतलब कि बाहर की बातें लिख देना, मीटिंग में जो है वो अनरिलेटेड डिस्कशन शुरू कर देना, रिपोर्ट में अननेसेसरी जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसे डिटेल्स को ऐड कर देना, प्रेजेंटेशन में एक्स्ट्रा स्लाइड जो है वो डालकर टॉपिक को जो है वो अनरेलेवेंट बना देना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं? तो एक्सट्रेनियस होने के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि एक्सट्रेनियस का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं होता। एक्स्ट्रा का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा होना। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है ऐसा एक्स्ट्रा जो इररेलेवेंट और या फिर अननेसेसरी हो। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा है तो वो आपके काम की नहीं है या फिर आपके काम में नहीं आ सकती। कुछ कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी भी है जो हमारे पास अगर एक्स्ट्रा हो तो हम जो है वो अच्छा फील करते हैं, या फिर हमें जो है वो मतलब कि एक तरीके से सेफ भी फील होता है, या फिर हमारे काम में भी आ जाती है। लेकिन एक्सट्रेनियस में जब हम एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो वो चीज़ जो है वो मतलब कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा होती है, जो उस टॉपिक से कैसी होती है? इररिलेवेंट होती है, उसका कोई संबंध नहीं होता। अगर वैसे सेंस में अगर वो जो चीज़ एक्स्ट्रा है तब हम उसे एक्सट्रेनियस कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास जो है वो बहुत सारी टी शर्ट्स है, यानी कि एक्स्ट्रा टी शर्ट्स है, ठीक है, आपने रख ली, तो ये एक्स्ट्रा होना होता है। तो यहाँ पर वो टी शर्ट जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी, ठीक है, आपके काम ही आएगी। वो एक्स्ट्रा जो है वो हम उसे एक्स्ट्रा तो कहेंगे, लेकिन वो फिजूल नहीं है, फालतू नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपने जो है वो मैथ्स के आंसर में ज्योग्राफी की इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब मैथ्स में ज्योग्राफी का क्या काम? तो ये होता है किसी चीज़ का एक्सट्रेनियस होना, कि जब इन्फॉर्मेशन मतलब कि ज़्यादा तो होती है, एक्स्ट्रा तो होती है, लेकिन वो इररिलेवेंट होती है, किसी काम की नहीं होती या फिर उससे संबंधित नहीं होती, तो उसे हम कहेंगे एक्सट्रेनियस। एक्स्ट्रा होने में और एक्सट्रेनियस होने में डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, इररेलेवेंट, अननेसेसरी या फिर सुपरफ्लुअस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इररेलेवेंट। इसका मतलब होता है जो टॉपिक या फिर जो सिचुएशन मतलब कि सिचुएशन से रिलेटेड ना हो, ठीक है, उसे हम इररेलेवेंट कहते हैं। जैसे कि जॉब इंटरव्यू में जो है वो कैंडिडेट से उसके फेवरेट मूवी के बारे में पूछना इररेलेवेंट हो सकता है कि भाई जॉब इंटरव्यू का काम है तो मूवी पूछने का क्या बात है, यानी कि मूवी पूछ के आप जो है वो क्या करोगे जॉब दिलाने में। तो इस तरीके से ये चीज़ इररिलेवेंट हो सकती है। अननेसेसरी का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत ही ना हो। अननेसेसरी सिर्फ नीड की कमी को दिखाता है, जैसे कि शॉपिंग के वक्त जो है वो बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदना अननेसेसरी हो सकता है, यानी कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं है, कोई मतलब कि नीड ही नहीं है, तब भी आप उन्हें खरीद रहे हो, तो वो चीज़ें कैसी है, अननेसेसरी है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा आखिरी एक सिनोनिम आता है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का क्या मतलब होता है, ज़रूरत से ज़्यादा या फिर कंप्लीटली एक्स्ट्रा, यानी कि सुपरफ्लुअस एक्सेस क्वांटिटी पर फोकस करता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक शॉर्ट ईमेल में बहुत ज़्यादा फॉर्मल लाइंस लिखना सुपरफ्लुअस हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि वो मेरी कज़िन सिस्टर है, अब कज़िन भी बोल दिया, सिस्टर भी बोल दिया, ज़रूरत ही नहीं थी, कज़िन बोल दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरीके से होता है सुपरफ्लुअस होना, कि कोई चीज़ जो है वो जब आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो और डबल हो रही है वो चीज़ें, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे हम सुपरफ्लुअस कह सकते हैं। तो आई होप आपको सारे सिनोनिम जो है वो मतलब कि आसानी से क्लियर है। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एंटोनिम्स में अगेन कुछ वर्ड्स है, रेलेवेंट, एसेंशियल या फिर पर्टिनेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है जो टॉपिक या फिर सिचुएशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, रिलेटेड होता है, तो उसे हम रेलेवेंट कहते हैं, ठीक है। और रेलेवेंट जो है वो यूज़फुल और कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि साइंस प्रोजेक्ट में जो है वो मतलब कि साइंटिफिक फैक्ट बताना, ये रेलेवेंट चीज़ है कि साइंस में आप जो है वो साइंटिफिक फैक्ट्स बता रहे हो, ठीक है, ये सही है, तो इसे हम कहेंगे रेलेवेंट होना, यानी कि जुड़ा हुआ होना, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि एसेंशियल कह सकते हैं, जिसके बिना काम अधूरा है, ठीक है। जैसे कि पासपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए एसेंशियल है, यानी कि बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप ये काम कर ही नहीं सकते, इस तरीके से। पर्टिनेंट का क्या मतलब होता है, जो किसी टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड या फिर यूज़फुल हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पर्टिनेंट हम उसे कहेंगे। पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कशन को इम्प्रूव करती है, जैसे कि बिजनेस मीटिंग में सेल्स रिपोर्ट डिस्कस करना पर्टिनेंट है, तो ये हम क्या कहेंगे, इसे पर्टिनेंट कहेंगे। जो टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, जो यूज़फुल होती है, वो होता है पर्टिनेंट, ओके। हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिया, बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, प्लीज़ रिमूव ऑल एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग इट। इस सेंटेंस का मतलब है कि रिपोर्ट सबमिट करने से पहले उसमें से सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हटा दो जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, या फिर कोई जिसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर जो बातें एक्स्ट्रा लिखी गई है। एक्स्ट्रा लिखी गई है यानी कि जो हमारे मतलब कि ऐसी बातें जो हमारे मेन टॉपिक से रिलेट ही नहीं करती। तो यहाँ पर एक्सट्रेनियस का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ऐसी अननेसेसरी और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो रिपोर्ट की क्वालिटी और क्लैरिटी को कम कर सकती है, खराब कर सकती है। तो इस तरीके से हमने समझा है कि एक्सट्रेनियस यानी होता क्या है। इसी साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एरिड। दोस्तों इसे एरिड प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही सूखा होना, बंजर होना, शुष्क होना या फिर नीरस होना, उसे हम जो है वो एरिड कह सकते हैं। यानी कि एरिड का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसी कोई ज़मीन, ऐसा कोई क्लाइमेट जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती हो या फिर जो बहुत ही ज़्यादा सूखा हो। इसका यूज़ हम फिगरेटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर किसी स्पीच, किसी बुक या फिर डिस्कशन को बोरिंग, डल या फिर अनइंटरेस्टिंग जब हमें बताना होता है, तब भी हम जो है वो एरिड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि राजस्थान के कुछ डेजर्ट एरियाज़ को जो है वो एरिड रीजन्स कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, इस तरीके से। वैसे अगर किसी प्रोफेसर का लेक्चर इतना बोरिंग हो कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो ही ख़त्म हो जाए, वो सोने लगे, उनको नींद आने लगे, तो हम कह सकते हैं कि उनका लेक्चर भी जो है वो बहुत ज़्यादा एरिड था। यानी कि बहुत ही कम बारिश वाला डेजर्ट या फिर सूखी और बंजर ज़मीन, बोरिंग लेक्चर, अनइंटरेस्टिंग डिस्कशन, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, एरिड हम उसे कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एरिड का जो मतलब है वो सिर्फ ड्राई नहीं होता। यानी कि ड्राई का तो क्या मतलब होता है, कोई चीज़ सूखी होना। ज़रूरी नहीं है कि हर सूखी चीज़ जो है वो मतलब कि बंजर ही हो, एरिड ही हो। एरिड का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी चीज़ में मतलब कि यानी कि एक तरीके से फर्टिलिटी नहीं होती है, बंजर वो चीज़ होती है, नीरस वो चीज़ होती है, ओके, तो उसे हम जो है वो एरिड कहते हैं। जबकि ड्राई का तो मतलब होता है सूखा होना, ठीक है, बहुत ही मतलब कि सूखा होना। जैसे कि मान लीजिए कि धुले हुए कपड़े हैं, सूख चुके हैं, तो क्या आप उसे एरिड कहोगे कि कपड़े बंजर है, इस तरीके से नहीं। एरिड का मतलब हम क्या करेंगे, जिस चीज़ पर मतलब कि कोई उपज नहीं हो सकती, उसके लिए हम कहेंगे, ठीक है।
ड्राई का क्या मतलब होता है? ड्राई का मतलब होता है कोई भी सूखी हुई चीज़। हर ड्राई चीज़ एरिड नहीं होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि सहारा डेजर्ट, जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता, वहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सकती, वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, तो इसलिए उसे हम जो है वो एरिड कह सकते हैं। ज़मीन की बात हो रही थी तो एरिड यूज़ किया, कपड़ों की बात थी तो ड्राई यूज़ कर लिया। कपड़ों पर कभी झाड़ पौधे उगे हुए देखे हैं क्या? नहीं उगेंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ड्राई और एरिड में डिफरेंस होता है, ये कहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स में हमें यह ध्यान रखना है, हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, ड्राई, बैरन या फिर पार्च। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है जिसमें मॉइस्चर या फिर पानी नहीं होता। जैसे कि धुले हुए कपड़े कुछ घंटों में ड्राई हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राई कहेंगे, यानी कि सूखा। ओके, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बैरन। बैरन का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जहाँ पर कुछ उगाना मुश्किल होता है, यानी कि जो ज़मीन बंजर होती है उसे हम बैरन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पथरीली और जो बेकार ज़मीन है वो बैरन हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी उपजाऊ मतलब कि नहीं होता, या फिर उसे जो है वो मतलब कि वहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। पार्च का क्या मतलब होता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सूखा या फिर पानी की कमी से जो है वो सूखा हुआ पड़ा होता है, तो वहाँ पर हम पार्च का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गर्मी में जो गार्डन की मिट्टी है वो पार्च हो सकती है, कि वहाँ पर जो है वो पानी की बिल्कुल कमी है, मॉइस्चर नहीं है बेसिकली मिट्टी में। इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, फर्टाइल, मॉइस्ट या फिर लश। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फर्टाइल। फर्टाइल का क्या मतलब होता है, उपजाऊ और फसल उगाने के लिए जो सुटेबल है, ठीक है, उसे हम कहेंगे फर्टाइल। जैसे कि नदी के पास की ज़मीन फर्टाइल होती है, वहाँ पर जो है वो अच्छी क्रॉप्स मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो पानी का सप्लाई चालू रहता है। इस तरीके से हम कहेंगे कि कोई चीज़ फर्टाइल है, ठीक है। मॉइस्ट का क्या मतलब होता है, जहाँ पर हल्का गीलापन होता है, जिसमें थोड़ी सी नमी होती है। ओके, पानी का जो है वो कोई ना कोई मतलब कि वहाँ पर जो है वो सोर्स होता है जिस चीज़ में, तो उसे हम मॉइस्ट कह सकते हैं। जैसे कि बारिश के बाद जो है वो मिट्टी कैसे हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, वहाँ पर जो है वो वाटर पार्टिकल्स होते हैं। इस तरीके से हम कहेंगे कि मॉइस्ट यानी क्या होता है। और तीसरा है लश। लश का क्या मतलब होता है, हरी भरी और मतलब कि घनी वेजिटेशन से भरा हुआ, जहाँ पर आपको हर तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है, तो उसे हम लश कह सकते हैं। जैसे कि केरला के जो है वो कई हिस्सों में लश ग्रीनरी देखने के लिए आपको मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लश। हम उसे कहेंगे कि हर तरफ जो है वो हरा भरा है, पेड़ पौधे हैं, अच्छी वेजिटेशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लश। हम उसे कहेंगे। हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, वेरी फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव इन द एरिड डेजर्ट क्लाइमेट। इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत ही सूखे डेजर्ट क्लाइमेट में सिर्फ कुछ ही पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एरिड का मतलब सिर्फ ऐसे क्लाइमेट से है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, पानी की बहुत ही कमी के कारण ज़्यादातर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। और जैसे रेगिस्तान जैसे एरिया में कौन से प्लांट्स उगते हैं, जो जैसे कि कैक्टस है, ये सारे प्लांट जो है वो वहाँ पर उग पाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और वो प्लांट्स किसी के लिए यूज़फुल भी ज़्यादातर नहीं होते हैं। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है कि एरिड यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ओमिनस। ओमिनस का क्या मतलब होता है, अशुभ होना, अपशकुन सूचक, अनिष्टकारी, डरावना संकेत देने वाला या फिर देने वाली कोई चीज़, उसे हम क्या कहते हैं, ओमिनस हम उसे कहते हैं। यानी कि ओमिनस का मतलब होता है ऐसा जो किसी बुरी या फिर डेंजरस घटना के होने का संकेत देता है। जब कोई सिचुएशन, साइन, साउंड, एक्सप्रेशन या फिर जो एटमॉस्फेयर है वो देखकर लगे कि कुछ तो बुरा होने वाला है, तो उसे हम जो है वो ओमिनस कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो अक्सर मतलब कि घने बादलों के लिए, स्ट्रेंज साइलेंस के लिए, वार्निंग साइंस के लिए, सस्पिशियस बिहेवियर के लिए, हॉरर स्टोरीज या फिर जो क्राइम सीन्स होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आसमान में जो है वो अचानक बहुत ही काले बादल छा जाते हैं और तेज़ हवा जो है वो चलने लगती है, तो ये ओमिनस साइंस हो सकते हैं कि जल्दी बड़ा जो है वो मतलब कि तूफान आने वाला है या फिर बारिश आने वाली है। वैसे अगर किसी मूवी में जो है वो अचानक क्रीपी म्यूजिक बजने लगता है, सब जगह जो है वो सन्नाटा होता है, तो वो ओमिनस जो है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। यानी कि तूफान से पहले काले बादल छाना, हॉरर मूवी में जो है वो अचानक क्रीपी साइलेंस हो जाना, किसी बिल्डिंग में बड़ी दरार दिखना जो डेंजर का सिग्नल दे सकता है, किसी का थ्रेटनिंग एक्सप्रेशन देखकर बुरा होने का एहसास होना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ओमिनस है। ओके, यानी कि किसी ना किसी बुरी चीज़ के होने को दिखाती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि ओमिनस का मतलब जो है वो सिर्फ स्कैरी नहीं होता। स्कैरी का मतलब होता है जो डर पैदा करे, ओमिनस का मतलब होता है जो इस बात का सिग्नल या फिर वार्निंग दे कि कुछ बुरा होने वाला है। दोनों में जो है वो डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए कि एक जो हॉरर मास्क है
वो स्कैरी हो सकता है, क्योंकि आप जो है वो उसे देखकर जो है वो डर जाओगे। लेकिन काले बादल और तेज बिजली देखकर लगना कि भाई बड़ा स्टॉर्म आने वाला है, बड़ा जो है वो मतलब कि तूफान आने वाला है, बारिश आंधी आने वाली है, तो ये ओमिनस है। ठीक है, इसमें आपको डर तो नहीं लगेगा, लेकिन एक तरीके से चेतावनी मिल जाएगी कि कुछ तो बुरा होने वाला है। बुरा होने में और डर लगने में डिफरेंस है, उसी तरीके से स्कैरी में और ओमिनस में भी डिफरेंस है। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, थ्रेटनिंग, फॉरबोर्डिंग या फिर सिनिस्टर। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है? थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब होता है जो डेंजर या फिर नुकसान का एहसास कराए, उसे हम थ्रेटनिंग कह सकते हैं। जैसे कि किसी का गुस्से में हाथ उठाना थ्रेटनिंग बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, जो डेंजर या फिर नुकसान का आपको एहसास कराता है। ठीक है, यानी कि थ्रेटनिंग डायरेक्टली डेंजर को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा वर्ड आता है फोरबॉडिंग। फोरबॉडिंग का क्या मतलब होता है? बुरी घटना का स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर वार्निंग देने वाला। जैसे कि अर्थक्वेक से पहले अजीब आवाज़ें या फिर जो अनयूजुअल साइंस होते हैं, यानी कि किसी चीज़ का हिलने लग जाना, बहुत ज़्यादा ज़मीन का जो है वो मतलब कि एक तरीके से कांपने लगना, तो ये साइंस कैसे हैं? ओमिनस लग सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी घटना का स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर वार्निंग देने वाला कोई भी मतलब कि संकेत, उसे हम कहेंगे फोरबॉडिंग। ओके, अब अगला हमारा सिनोनिम आता है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है जो इविल, डेंजरस या फिर जो बुरी नीयत वाला हमें लगता है, तो उसे हम जो है वो सिनिस्टर कह सकते हैं। एक क्रिमिनल की मुस्कान सिनिस्टर लग सकती है, क्योंकि उसकी मतलब कि स्माइल कैसे होती है? बहुत ही क्रीपी टाइप होती है। ठीक है, यानी कि इविल नेचर को दिखाती है। एक तरीके से डर भी लग सकता है उससे, और हमें कुछ बुरा होने का संकेत भी मिल सकता है। तो ये होता है किसी चीज़ का सिनिस्टर होना। ठीक है, हमारे सिनोनिम्स सारे कंप्लीट हो गए। अब एंटोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, प्रॉमिसिंग, रीअश्योरिंग या फिर होपफुल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है जो अच्छे रिजल्ट्स या फिर ब्राइट फ्यूचर का सिग्नल देता हो, यानी कि पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद जगाता हो, तो उसे हम जो है वो प्रॉमिसिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्टार्टअप की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कैसी हो सकती है? प्रॉमिसिंग लग सकती है, इस तरीके से। ओके, इसे हम कहेंगे प्रॉमिसिंग होना। अगला हमारा वर्ड आता है रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग का मतलब होता है कि जो आपको तसल्ली दे और आपके डर को कम करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रीअश्योर से कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि डॉक्टर की पॉजिटिव बातें, डॉक्टर की पॉजिटिव रिपोर्ट आपको क्या करती है? एक तरीके से तसल्ली देती है। आधी बीमारी तो हमें हमारी जो है वो डॉक्टर से बात करके ही खत्म हो जाती है, तो वो डॉक्टर क्या करता है? हमें रीअश्योर करता है, तसल्ली देता है, हमारे डर को कम करने का काम करता है। उस सिचुएशन में हम जो है वो रीअश्योर का यूज़ कर सकते हैं। होपफुल हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है जो उम्मीद और पॉजिटिविटी से भरा हो, तो उसे हम जो है वो होपफुल कहेंगे। यानी कि होपफुल जो है वो अच्छे फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को दिखाता है बेसिकली। जैसे कि एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन के बाद स्टूडेंट कैसा फील कर सकता है? होपफुल फील कर सकता है कि भाई मैंने अच्छी पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली मेरा रिजल्ट भी कैसा आएगा? अच्छा आएगा। ठीक है, यानी कि मैं पॉजिटिव हूँ, इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे सारे एंटोनिम्स। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो सेंटेंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द डार्क क्लाउड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स गिव एन ओमिनस वार्निंग ऑफ एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। इस सेंटेंस का मतलब है कि काले बादल और तेज हवा इस बात का संकेत दे रहे थे कि जल्दी एक बड़ा सा तूफान यानी कि स्टॉर्म आने वाला है। तो यहाँ पर ओमिनस का मतलब सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि एक ऐसे वार्निंग साइन से है जो किसी बुरी या फिर डेंजरस घटना के होने का एहसास आपको कराए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेरिल। पेरिल का मतलब होता है खतरा, संकट, जोखिम, जान का खतरा जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे पेरिल। यानी कि पेरिल का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर किसी व्यक्ति, जान, प्रॉपर्टी या फिर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को सीरियस डेंजर रिस्क हो सकता है। ठीक है, ये जो वर्ड है वो नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा ग्रेव या फिर सीरियस डेंजर को दिखाता है। ये वर्ड अक्सर जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर, वॉर्स, डेंजरस जर्नीज, एक्सीडेंट, माउंटेनियरिंग, सी ट्रैवल या फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन लाइफ जैकेट का जो है वो बिना इस्तेमाल किए तेज़ बहाव वाली नदी को पार करने की कोशिश करे, तो वो ग्रेट पेरिल में है, क्योंकि उसकी जान को सीरियस खतरा है। ठीक है, ऐसा करना क्या हो सकता है? खतरा पैदा कर सकता है। वैसे अगर जंगल में किसी डेंजरस वाइल्ड एनिमल का सामने आ जाना, ये भी एक पेरिल सिचुएशन हो सकती है कि आपकी जान को वहाँ पर भी खतरा है। ठीक है, तो बाढ़ के पानी में फंस जाना, जंगल में डेंजरस जानवर के सामने आ जाना, सेफ्टी इक्विपमेंट के बिना माउंटेन क्लाइंबिंग करना, तेज आग के बीच में फंस जाना, तो ये सारी चीज़ें कैसी है? पेरिल है। यानी कि यहाँ पर जो है वो किसी ना किसी तरीके से आपकी जान को जो है वो थ्रेट होता है, खतरा होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि पेरिल का जो मतलब है वो सिर्फ डेंजर नहीं होता। डेंजर का तो मतलब होता है कि कोई भी खतरा, मामूली सा भी खतरा होता है तो वो भी मतलब कि उसे भी हम डेंजर कह सकते हैं। लेकिन पेरिल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा या फिर सीरियस खतरा,
खासकर जब आपकी मतलब कि जान या फिर बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्क में होती है, उसे हम पेरिल कहेंगे, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि गीले फ्लोर पर चलना, ये भी तो डेंजर है, यानी कि आप अगर गिर जाओगे गीले फ्लोर पर तो आपको लग जाएगी, तो ये भी एक तरीके से डेंजर है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया कि नॉर्मल डेंजर, ठीक है, हमें पता करना है कि डेंजर हमें कब यूज़ करना है और पेरिल कब यूज़ करना है। तो गीले फ्लोर पर चलना, तो इसे भी हम डेंजर कह सकते हैं। लेकिन लाइफ जैकेट के बिना तूफानी समुद्र में तैरना, ये होता है पेरिल, कि आपकी जान को यहाँ पर नुकसान है। इस तरीके से हमें समझना है कि डेंजर और पेरिल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, यानी कि संज्ञा है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, डेंजर, हजार्ड या फिर रिस्क। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डेंजर। डेंजर का मतलब होता है खतरा या फिर नुकसान होने की पॉसिबिलिटी होना। डेंजर क्या है, तो एक जनरल वर्ड है, यानी कि डेंजर का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि गीले फ्लोर पर जो है वो मतलब कि स्लिप होने से डेंजर हो सकता है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि क्या कहेंगे कि एक तरीके से खतरा है, ठीक है। हजार्ड हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ या फिर ऐसी सिचुएशन जो नुकसान पहुंचाने का सोर्स बन सकती हो, तो उसे हम हजार्ड कहेंगे, ठीक है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर खुली इलेक्ट्रिक वायर्स एक हजार्ड है, एक तरीके का खतरा है, यानी कि नुकसान पहुंचाने का वो सोर्स बन सकती है, कारण बन सकती है, इस तरीके से। रिस्क हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी नुकसान या फिर फेलियर की पॉसिबिलिटी होना, जैसे कि मान लीजिए कि बिजनेस शुरू करने एक फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रिस्क यानी होता क्या है। तो ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा या फिर डेंजर से मुक्त होना, उसे हम जो है वो सेफ्टी कहते हैं। जैसे कि सीट बेल्ट पहनना ड्राइविंग में क्या करता है, सेफ्टी बढ़ाता है, तो उसे हम कहेंगे सेफ्टी की, किसी चीज़ की वजह से आप जो है वो सुरक्षित होते हो, सेफ होते हो। सिक्योरिटी हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन और सुरक्षित होना, ठीक है। एयरपोर्ट की टाइट सिक्योरिटी पैसेंजर्स को क्या करती है, सेफ रखती है। और प्रोटेक्शन हमारा तीसरा वर्ड है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है किसी को हार्म या फिर डेंजर से बचाने की व्यवस्था होना, उसे हम प्रोटेक्शन कहते हैं। जैसे कि हेलमेट पहनना बाइक चलाते वक्त जो है वो प्रोटेक्शन देता है, हमें एक तरीके से सुरक्षित रखता है। तो ये सारे हमारे हमने क्या पढ़ लिए, एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द हाइकर्स वर इन अ ग्रेट पेरिल आफ्टर गेटिंग लॉस्ट इन द माउंटेन्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। इस सेंटेंस का मतलब है कि तूफान के दौरान पहाड़ों में रास्ता भटक जाने के बाद हाइकर्स बहुत ही बड़े खतरे में थे, यानी कि उनकी जान को रिस्क था, ठीक है। यहाँ पर पेरिल का मतलब सिर्फ नॉर्मल डेंजर नहीं है, बल्कि ऐसे सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जहाँ पर उनकी जान को सच में बड़ा रिस्क था। तो इस तरीके से हमने समझा है कि पेरिल यानी होता क्या है। अब इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और आज के हमारे लास्ट वर्ड को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो हमारा वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है डॉर्मेंट। दोस्तों डॉर्मेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, शांत या फिर अस्थायी रूप से बंद होना, यानी कि डॉर्मेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो फिलहाल एक्टिव ना हो लेकिन फ्यूचर में फिर से एक्टिव या फिर फंक्शनल हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डॉर्मेंट कहेंगे। ये जो वर्ड है वो उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो टेम्पररी रूप से इनएक्टिव है, ना कि परमानेंटली ख़त्म हो गई है, ठीक है। जैसे कि अक्सर वोल्केनोज या फिर जो बैंक अकाउंट्स है, बिजनेसेस है, डिसीज़ है या फिर जो सीड्स है, एनिमल्स है, कंप्यूटर अकाउंट्स है, इनके कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का बहुत यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक वोल्केनो कई सालों से नहीं फटा है लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्यूचर में फट सकता है, संभावना है, तो उसे डॉर्मेंट वोल्केनो कहेंगे, ठीक है। वैसे अगर किसी बैंक अकाउंट में बहुत ही समय तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो तो वो डॉर्मेंट अकाउंट कहलाता है, कि हो सकता है कि बाद में किया जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो कई सालों से ना फटने वाला वोल्केनो, लंबे समय से ना यूज़ हुआ बैंक अकाउंट, मिट्टी में पड़ा हुआ बीज जो बाद में उग सकता है, कुछ महीनों से इनएक्टिव सोशल मीडिया अकाउंट जो बाद में फिर से एक्टिव हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो डॉर्मेंट कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि डॉर्मेंट का जो मतलब है वो सिर्फ इनएक्टिव नहीं होता। इनएक्टिव का तो मतलब होता है जो एक्टिव नहीं है। डॉर्मेंट का मतलब है जो अभी एक्टिव नहीं है लेकिन फ्यूचर में फिर से एक्टिव हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पुराना मोबाइल जो हमेशा के लिए ख़राब हो गया, तो ये तो इनएक्टिव है कि भाई वो अब जो है वो मतलब कि सही नहीं होगा। लेकिन एक बैंक अकाउंट जिसमें अभी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है लेकिन उसे दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है, तो ये होता है डॉर्मेंट। डिफरेंस होता है इनएक्टिव और डॉर्मेंट होने में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, इनएक्टिव, लेटेंट या फिर स्लीपिंग। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है जो इस समय पर एक्टिव ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ हफ्तों से जिम ना जाना किसी को इनएक्टिव बना सकता है, तो ये होता है किसी चीज़ का इनएक्टिव होना। लेटेंट हमारा दूसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है जो छुपा हुआ हो या फिर जो अभी दिखाई ना दे लेकिन फ्यूचर में सामने आ सकता है। ठीक है, किसी बच्चे में जो है वो लेटेंट आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है जो बाद में सामने आए, तो इस तरीके से भी हम जो है वो लेटेंट का यूज़ कर सकते हैं। स्लीपिंग का मतलब क्या होता है? स्लीपिंग का मतलब होता है टेम्पररी रूप से इनएक्टिव होना, रेस्ट की स्टेट में होना। ठीक है, स्लीपिंग ज़्यादा इनफॉर्मल वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो अभी निष्क्रिय है। जैसे कि मान लीजिए कि कंप्यूटर का स्लीपिंग मोड क्या होता है, टेम्पररी रेस्ट स्टेट को दिखाता है कि भाई अभी अभी जो है वो मतलब कि अभी इस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में कंप्यूटर कैसा है तो बंद है, इस तरीके से। ये हो गए हमारे सारे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की बारी आती है तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, एक्टिव, ऑपरेशनल या फिर फंक्शनिंग। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है जो काम कर रहा हो या फिर जो चीज़ चल रही हो, तो उसे हम जो है वो एक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि रोज़ ट्रांजैक्शन वाला मतलब कि बैंक अकाउंट है तो वो कैसा है, एक्टिव है, सक्रिय है। ठीक है, बंद नहीं हुआ, वो चल रहा है, अभी भी ट्रांजैक्शंस उसमें हो रहे हैं। इस तरीके से हम कहेंगे एक्टिव क्या होता है, एक्टिव में एक्टिविटी चल रही होती है। ऑपरेशनल क्या होता है, जो पूरी तरीके से काम कर रहा होता है, फंक्शन को दिखाता है बेसिकली। यानी कि एक फैक्ट्री जो रोज़ प्रोडक्शन कर रही है तो वो फैक्ट्री कैसी है, ऑपरेशनल है। ठीक है, ऑपरेशनल इसे हम कह सकते हैं। फंक्शनिंग हमारा तीसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है जो सही तरीके से काम कर रहा हो। ठीक है, तो उसे हम जो है वो फंक्शनिंग कहेंगे। जैसे कि रोज़ यूज़ होने वाला ईमेल अकाउंट क्या हो सकता है, फंक्शनिंग हो सकता है कि भाई रोज़ काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो वो होता है किसी चीज़ का फंक्शनिंग होना। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द वोल्केनो हैज़ रिमेन डॉर्मेंट फॉर सेंचुरीज बट साइंटिस्ट कंटिन्यू टू मॉनिटर इट। इस सेंटेंस का मतलब है कि वोल्केनो कई सदियों से नहीं फटा है लेकिन साइंटिस्ट फिर भी उस पर नज़र रखे हुए हैं क्योंकि फ्यूचर में उसे जो है वो उसके दोबारा एक्टिव होने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर टेलीग्राम की आपको लिंक नहीं पता है तो टेलीग्राम की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।